नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का दौर चल रहा है। तो सभी स्टूडेंट इस समय जो है तलाश रहे हैं कि कहीं से उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए अलग अलग सब्जेक्ट के, या फिर कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए जिससे कि वो जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो मैंने आपके लिए जो है मेरे चैनल पे ला रहा हूँ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो आप जानते हैं कि सभी मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी में है उनमें मान्य है। तो सभी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चलता है उसी सिलेबस के आधार पर जो है मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस समय मेरे चैनल पे दे रहा हूँ। तो आपको जो है चैनल से जुड़े रहना है। लगातार मैं डेली आपको नए-नए जो है इंफॉर्मेटिव लेक्चर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियो लेक्चर हैं वो ला करके दे रहा हूँ। क्योंकि वो काफ़ी जो जैसे कि आज जो मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर इसी साल जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए एडमिशन इस साल हुए थे 2025-26 में, तो उसमें जो है जो आपका सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंज किया गया है। मेजर में आपको 3 पेपर्स पढ़ने पड़ रहे हैं और जो माइनर है उसमें आपको 2 पेपर और एक एमडीसी जो है वो नया आपके लिए जुड़ गया है। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि आपका सिलेबस भी नया है, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं कि आपका सिलेबस जो है इस साल ही नया रिफ्रेश होके आया है। तो पुराने जो आपके पेपर्स हैं उनसे आप जो है कुछ हेल्प नहीं मिल पाएगी आपको कि आप कभी पुराने पेपर तलाशें कि उसमें आपको कुछ मिल जाए, तो वो आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपके सिलेबस को अच्छे से स्टडी करा है, काफ़ी समय तक स्टडी करा है और स्टडी करने के बाद में मैंने आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और मैं सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल निकाल रहा हूँ काफ़ी स्टडी के बाद में, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का मेजर थर्ड पेपर है जूलॉजी का। तो जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आपके पेपर का नाम है और जैसा कि आपको पता है कि टोटल कितनी यूनिट है आपकी, 5 यूनिट है। और पांचों यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि जो आपकी यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 काय के ऊपर डिपेंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसके ऊपर आपकी यूनिट डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा और आपको दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है भगवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 34 और भागवत में विज्ञान के संदर्भ में कोशिका की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता चैप्टर 13 वर्स 34 एंड भगवत में विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोशिका जीव विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर जेसी बोस और डॉक्टर लालजी सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये कि सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में, सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या जो भारतीय वैज्ञानिक है, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर लालजी सिंह, इनके कंट्रीब्यूशन को बताना है आपको कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सेल बायोलॉजी की फील्ड में। तीसरा क्वेश्चन है नामांकित चित्र की सहायता से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है साइटोल के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या साइटोल के रासायनिक संगठन और उसके अकार्बनिक यौगिकों का वर्णन कीजिए। मतलब कि साइटोल के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या रासायनिक संगठन और उसके अकार्बनिक यौगिक मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड पे। अब सेकंड यूनिट का के ऊपर डिपेंड है आपकी डायनामिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन आता है पंचभूत।
मतलब कि 5 तत्व जिनको हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं, इसकी अवधारणा बतानी है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है और जीवित कोशिका के मूल घटकों के साथ उनके संबंधों की व्याख्या करना है एंड उसके रिलेशन बताना है टू द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल। तो मतलब देखिए इंग्लिश में क्या होगा कि आपको 5 एलिमेंट्स की कॉन्सेप्ट को बताना है, साथ में जो आपका जो उसको आपका रिलेशन बताना है, इट्स रिलेशन टू द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल। दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का उसकी रासायनिक संरचना और कार्यों सहित वर्णन करना है। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल्स हैं, अलग अलग मॉडल्स दिए थे साइंटिस्ट ने, तो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बताना है और साथ में उसके कार्यों को बताना, मतलब कि फंक्शंस को बताना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सब जानते ही हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जानते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका। इसकी स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए, मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर और इनके जो काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद में शॉर्ट नोट टिप्पणी के तौर पे भी पूछा जा सकता है आपसे कुछ चीजें, जैसे कि लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। मतलब कि लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे टिप्पणी के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इनके डायग्राम और इनके फंक्शंस तो आपको कम से कम याद ही कर लेने हैं। मतलब कि यहाँ जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, उन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आपको आंसर लिखने से पहले ही स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि डायग्राम बनाना है और डायग्राम में बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें आपको लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब उसमें आपको जो है नाम भी लिखना पड़ेगा, तभी वो डायग्राम मान्य होगा और कलर पेन से आप उसको बना सकते हैं। और वो बनाने के बाद में फिर आप अपना आंसर जो है शुरुआत करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो काय के ऊपर है, सेल सिग्नलिंग, डिवीजन एंड सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यजुर्वेद के अनुसार त्रिदोष, त्रिदोष कौन से, वात, पित्त और कफ और चाय अपचाय मतलब कि मेटाबॉलिज्म तथा होम्योस्टेसिस से इसके संबंध को समझाइए। मतलब कि आपका जो यजुर्वेद के अनुसार जो वात, पित्त, कफ है, इनका मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस के साथ में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, काय का, वात, पित्त, कफ का, वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है माइटोसिस मतलब कि समसूत्री और मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री डिवीजन या विभाजन जो है, उनके विभिन्न चरणों मतलब कि उनके विभिन्न स्टेजेस और जैविक महत्व मतलब कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का विस्तार से वर्णन करना है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों और जैविक महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा माइटोसिस और मियोसिस, मियोटिक डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस को बताना है, साथ में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका चक्र के चरणों G1 S G2M और इसके नियंत्रण तंत्र का वर्णन कीजिए। मतलब कि आपके जो फेसेस होते हैं, फेसेस ऑफ सेल साइकिल आपको बताना है। तो फेसेस ऑफ सेल साइकिल बताना है, मतलब कि G1 फेस, S फेस, G2 फेस, M फेस, ये बताना है। साथ में इसके कंट्रोल मैकेनिज्म का वर्णन करना है कि इसका कंट्रोल कैसे होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस क्या होता है। महाभारत एवं पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में कोशिका पुनर्जनन, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में कोशिका पुनर्जनन और युवावस्था की अवधारणा की चर्चा करें। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में भी वही है, प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस क्या होता है, और महाभारत और पुराणों जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुसार सेल रीजनरेशन और यूथफुलनेस के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ यूनिट में। अब फोर्थ यूनिट जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है, जेनेटिक्स एंड एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर।
तो इसमें आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता और स्वास्थ्य के संबंध में वंश, कुल और गोत्र की अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। मतलब कि इंग्लिश में हो जाएगा हेरिडिटरी और हेल्थ के संबंध में जो वंश, कुल और गोत्र जो रहते हैं उनके कॉन्सेप्ट की चर्चा करनी है आपको। वंश, कुल और गोत्र के कॉन्सेप्ट की जो है आपको स्टडी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी एंड हेल्थ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चरक संहिता में वर्णित जीन के रूप में बीज या बीज भाग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मतलब कि आपको जो चरक संहिता में जो बताया हुआ है कि जीन जो है उसके जो रूप हैं बीज और बीज भाग, उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना है। तो ये जो जहां मैंने आपको इंग्लिश में नहीं बताया, मान लीजिए तो जैसे बीज या बीज भाग और या वंश, कुल और गोत्र, तो ये इंग्लिश में भी वैसे के वैसे ही आप जिस भी बुक से पढ़ेंगे वहां पे जो है इंग्लिश में भी यही चीज लिखी रहेगी कि बीज या बीज भाग, वंश, कुल, गोत्र, ये सब वैसे ही लिखा रहेगा, बस उसको स्पेलिंग के रूप में लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन है मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, मतलब कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का उपयुक्त तो उदाहरण के साथ में समझाइए। मतलब कि मेंडल के जो नियम है वंशानुक्रम के, मतलब कि लॉ ऑफ हेरिटेंस, मेंडल के लॉ ऑफ हेरिटेंस को आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना है। चौथा क्वेश्चन है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को परिभाषित करें। मतलब कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करना है, साथ में उनके जो तंत्र हैं, मतलब उनके जो मैकेनिज्म है और जैविक महत्व है, मतलब कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, उसकी आपको व्याख्या करनी है कि भाई आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उसको परिभाषित करने के बाद में उसके मैकेनिज्म या उसके तंत्र और उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या जैविक महत्व की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र, मतलब कि क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। उसकी संरचना, मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उसके प्रकार मतलब उसके टाइप्स, और उसके महत्व मतलब कि उसके सिग्निफिकेंस का वर्णन करना है। तो क्रोमोसोम का आपको क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, संरचना भी पढ़नी है, उसके बाद में प्रकार मतलब टाइप्स, और उसके महत्व मतलब कि सिग्निफिकेंस। ये हो गई आपकी फोर्थ यूनिट। अब आ जाते हैं हम आपकी फिफ्थ यूनिट में। तो फिफ्थ यूनिट का के ऊपर डिपेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद और ज्योतिष शास्त्र में वर्णित जातक, नाड़ी दोष और जन्म कुंडली की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ऋग्वेद और ज्योतिष शास्त्र में वर्णित जातक, नाड़ी दोष और जन्म कुंडली की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये इंग्लिश में कैसे हो जाएगा कि ऋग्वेद ज्योतिष शास्त्र में वर्णित जातक भी वैसे ही आएगा इंग्लिश में भी, नाड़ी दोष भी वैसे आएगा, और जन्म कुंडली की के एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट का को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के रसायन विज्ञान या और संरचना का वर्णन कीजिए। तो मतलब डीएनए और आरएनए के क्या करना है आपको? केमिस्ट्री और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। डीएनए और आरएनए की रसायन मतलब केमिकल कंपोजिशन कैसा रहता है डीएनए और आरएनए का, डीएनए और आरएनए का रासायनिक जो जो स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल कंपोजिशन होता है वो, और उसकी स्ट्रक्चर को आपको वर्णन करना है डीएनए और आरएनए की। फिर तीसरा क्वेश्चन है लिंग निर्धारण के तंत्र, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंग संलग्न वंशानुक्रम, मतलब कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता की चर्चा कीजिए। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ और एक बार हिंदी में बोल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिंग निर्धारण के तंत्र और लिंग संलग्न वंशानुक्रम जैसे कि वर्णांधता की चर्चा कीजिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, इन डिटेल। उसके बाद में आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं कि भाई जेनेटिक कोड क्या होता है, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। फिर आपसे म्यूटाजीन क्या होता है,
म्यूटाजीन मतलब कि उत्परिवर्तन जनन क्या होता है, उत्परिवर्तन जन। और एक है आपका रिकॉम्बिनेशन मतलब कि पुनर्संयोजन। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। मेरा ख्याल से इसमें से 90 से 95% क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी याद करना है, ताकि आपको उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप याद करेंगे तो शॉर्ट आंसर उसके अंतर्गत ही आ जाएंगे, तो वो शॉर्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं उसमें अच्छे से डायग्राम बनाना है, डायग्राम याद करना है, डायग्राम के नाम याद करने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। और मेरे चैनल पे आपको मैं प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। और ये जो वीडियोस हैं ये काफी मेहनत के बाद में बनते हैं, तो आपको अगर अच्छे लगे तो आप इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।